to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज। चलो बैठो भैया, अभी मेरा नीट पे फोकस है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. The Indian examination system is a fraud. सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सर, मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। खान पान वाली दुकानें क्या बेच रही हैं ये पता करने का अधिकार है, लेकिन बेचने वालों और परोसने वालों के नाम क्या हैं ये अधिकार नहीं है पता करने का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का विवादित फैसला रद्द कर दिया। अब कांवड़ियों के रूट पर कोई कुछ भी बेच सकेगा बिना नेम प्लेट लगाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके बाद ये फरमान जारी करने वाली उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के आदेश पर लग गया है स्टे। आज हम इस पूरी बहस को देखेंगे, जानेंगे कि किसने क्या कहा कोर्ट में, और फिर बात होगी संसद की, जहां शुरुआत हुई बजट सत्र की। नीट यूजी का मुद्दा फिर से गर्मा गया और बात चली गई बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे तक। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते हफ्ते एक आदेश दिया था। कहा था कि जिन जिन सड़कों से कांवड़िए गुजरेंगे उन रास्तों पर खाने पीने का सामान बेचने वालों को अपना अपना नाम लिखना जरूरी होगा, नेम प्लेट लगानी होगी। हवाला दिया गया था कि कांवड़ियों को इससे दिक्कत ना हो और कोई विवाद जन्म न ले, इसके लिए ये किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। इस आदेश पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक सुधार संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिकाएं दायर की थीं। ये याचिकाएं पहुंची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने, लेकिन CJI ने बीते हफ्ते ही साफ कर दिया था कि आज वो सुबह 10:30 बजे से नीट यूजी में गड़बड़ी वाले मामले को सुनेंगे। अब वो 2 मुकदमे तो एक साथ सुन नहीं सकते, तो नेम प्लेट वाला मामला उन्होंने रेफर कर दिया जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच को। सुनवाई शुरू हुई और पहले याचिकाकर्ताओं ने बेंच के सामने जिरह अपनी की। कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है जहां पुलिस वालों ने खुद ही समाज में विभाजन की जिम्मेदारी उठा ली है। ऐसे में अल्पसंख्यकों की पहचान कर ली जाएगी और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। इस आदेश का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोई भी कानून किसी पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने की ताकत नहीं देता है और ये आदेश सभी हाथ गाड़ी, रेहड़ी, चाय की दुकान वालों के लिए भी है जो अपने मालिक और कर्मचारियों के नाम वो लिखें। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप रेस्तरां में जाते हैं उस जगह का मेन्यू देखकर, न कि ये देखकर कि उस मेन्यू को सर्व कौन कर रहा है। इस आदेश का मतलब है कि व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर अलग थलग किया जाए। दशकों से कांवड़ यात्रा होती रही है, हर धर्म के लोगों ने कांवड़ियों की मदद की है और नॉनवेज खिलाने के खिलाफ कड़े कानून पहले से हैं। ऐसे बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां हैं जिन्हें हिंदू संचालित करते हैं, लेकिन उनके यहाँ मुस्लिम कर्मचारी हो सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा बस इसलिए क्योंकि खाने को उन्होंने छू लिया है? इस आदेश में कहा गया है स्वेच्छा से, लेकिन इसमें स्वेच्छा कहाँ है? अगर मैं अपनी पहचान उजागर करता हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा और नहीं उजागर करता हूँ तो भी मैं बर्बाद हो ही जाऊँगा। सैकड़ों लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं इस आदेश की वजह से। गैर अल्पसंख्यक मालिक अपने यहाँ अल्पसंख्यक लोगों को नौकरी पर नहीं रख रहे हैं या नौकरी से निकाल रहे हैं। इस आदेश को उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी दबाव के साथ मनवाया जा रहा है। इसमें स्वेच्छा जैसा कुछ नहीं है। अगर दुकानदारों के नाम दिखाए जाते हैं तो भी सेफ्टी का सवाल सामने आता है। जहां तक फूड सिक्योरिटी एक्ट का सवाल है, वहां बस 2 कंडीशंस हैं। एक, खाने में मौजूद कुल कैलोरी और दूसरी वेज या नॉन वेज किस तरह का फूड उपलब्ध है। इस बहस के बीच एक मौका आया जब जस्टिस SVN भट्टी ने उदाहरण दिया कि धर्म से ज़्यादा बड़ा मुद्दा फूड सेफ्टी है। उन्होंने कहा कि जब मैं केरल में जज था
तो वहाँ एक हिंदू द्वारा संचालित शुद्ध शाकाहारी होटल था और एक मुस्लिम द्वारा संचालित। लेकिन मैं मुस्लिम द्वारा संचालित होटल में जाता था क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा जाता था। फिर जिरह खत्म हुई और अब बारी थी आदेश की। कोर्ट ने क्या आदेश दिया? प्रशासन फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आदेश पास कर सकता है, लेकिन पुलिस किसी योग्य एजेंसी के अधिकारों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। ये भी कहा कोर्ट ने कि खाने का सामान बेचने वालों, रेडी फेरी वालों आदि से पूछा जा सकता है कि वो किस किस्म का खाना बेच रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी हाल में ये दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो अपना नाम भी दिखाएं। ध्यान दें कि ये आदेश है, फाइनल निर्णय नहीं है। बता दें कि कोर्ट का ये आदेश उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पर भी लागू होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने तीनों राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है और सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर हुई है 24 जुलाई। इस आदेश के बाद प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुनते हैं इस मामले की याचिकाकर्ता और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। अदालत के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। ये फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। तो ये संविधान की जीत हुई है। साथ साथ जो है जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं, कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मनाता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? ये जीत है भारत के महात्मा गांधी की उस आत्मा को जिसे इन्होंने कहा था अस्पृश्यता निवारण, जाति मिटाओ, धर्म के भेदभाव मिटाओ, उसको इन्होंने कायम किया था। और मैंने इस मुद्दे को आज उठाया था राज्यसभा में, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी सुन लीजिए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा, और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन होगा। इस मामले पर और जो भी बढ़त होगी, जो जिस तरह से भी ये खबर आगे बढ़ेगी, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, तो हम आप तक ज़रूर उसको लेकर के आएंगे। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं संसद की। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया और कार्यवाही के पहले रवायती तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाया कि विपक्ष ने पिछले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की। साथ ही इल्ज़ाम ये भी कि कुछ पार्टियों ने संसद का दुरुपयोग अपनी असफल राजनीति के लिए किया। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए।
कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। इसके बाद शुरू हुआ लोकसभा में प्रश्नकाल और विपक्ष की ओर से नीट का मुद्दा सबसे मुखरता से उठाया गया। तमिलनाडु से आते हैं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके बाद सपा सांसद अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर नीट को लेकर के हमले किए। क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? और इन इल्जामों के बाद नमूदार हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने सरकार के कामों की प्रशंसा की और पेपर लीक के मुद्दे पर पुरानी सरकारों को भी घेरा। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench. धर्मेंद्र प्रधान के वक्तव्य पर राहुल गांधी ने लोकसभा के बाहर कमेंट किया। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। सर एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। और जब पेपर लीक पर बहस हो रही थी तब स्पीकर ओम बिरला का एक बयान आया जो कुछ देर में वायरल हो गया। स्पीकर ने कहा कि पेपर लीक पर बात करने के लिए सदन सही प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है,
कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो। लेकिन इन सारी बहसों के बीच लोकसभा में एक बहुत जरूरी कागज पेश किया गया। इस कागज को कहते हैं भारत का आर्थिक सर्वे। दरअसल भारत सरकार बजट लाने के ठीक एक दिन पहले देश के आर्थिक सर्वेक्षण का लेखा जोखा पेश करती है। इसमें इस बात का जिक्र होता है कि पिछले बजट सत्र में देश की सरकार ने आपके टैक्स के पैसे को कैसे खर्च किया और आने वाले वर्ष में देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना है। तो इस बार के आर्थिक सर्वे में क्या खास था, समझते हैं। सर्वे में कहा गया है कि देश ने कोरोना महामारी के बाद बहुत तेजी से रिकवरी की है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी, जो 2020 से 20% ज़्यादा है। रियल जीडीपी का मतलब है कि अगर महंगाई नहीं होती तो असल में जीडीपी की दर इतनी रही होती। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। सर्वे में महंगाई पर भी बात की गई है। कहा गया है कि बीते वित्त वर्ष में महंगाई दर घट करके 5.4% पर आ गई और वित्त वर्ष 2025 में ये 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% पर रह सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने निर्यात बढ़ाने के लिए एक सलाह दी है। कहा है कि या तो इंडिया चीन के सप्लाई चेन में खुद को इंटीग्रेट कर ले, मतलब उसका हिस्सा बन जाए, या फिर चीन से एफडीआई को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी चीन से हम लगातार सामान खरीद रहे हैं और हर साल खरीद में बढ़त ही हो रही है। ऐसे में चीन से आयात की बजाय अगर हम चीन की कंपनियों को सीधे यहाँ निवेश करने दें और उनके सामानों में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में निर्यात कर दें तो ये रास्ता ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। यानी आसान तरीके से कहें तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि हमें चीन से व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आर्थिक सर्वे नौकरियों को लेकर बहुत गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करता है। उसके मुताबिक नॉन फार्म सेक्टर यानी कि खेती से इतर जो भी सेक्टर्स हैं उनमें 2030 तक हर साल औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी, तभी लगातार बढ़ रहे वर्कफोर्स को ज़रूरत के हिसाब से नौकरियां दी जा सकेंगी। इसके अलावा संसद में बहस बिहार को विशेष राज्य के दर्जे और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के बाबत आए नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर के भी हुई। पहले विशेष राज्य के दर्जे की बहस की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बिहार की सभी पार्टियां लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे वाले मांग पर उलझती रहती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने भी ये वादा कई बार किया है, लेकिन आज संसद में एक तरह से ये साफ हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। झंझारपुर के जदयू सांसद हैं रामप्रीत मंडल। उन्होंने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या सरकार आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव रखती है। यदि हाँ तो इसके ब्यौरे क्या हैं, यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं। इस सवाल का जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालयी समूह आईएमजी बनाया गया था। आईएमजी ने इस पर विचार किया और 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आईएमजी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वित्त मंत्रालय ने कारण भी गिनवाए हैं इसके और कहा है कि एनडीसी द्वारा पूर्व में कुछ राज्यों को सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था, जिनकी कई ऐसी विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इन विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? पहला, पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल पिछड़ापन, राज्य के वित्त की असमान प्रकृति। मतलब ये स्थितियां हों तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन एनडीसी के मुताबिक बिहार इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। इस जवाब के बाद संसद के अंदर और बाहर बहस हुई। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, सेपा करें दे विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। अगर प्रावधान नहीं भी है कुछ तो प्रावधान बदलिए। आप सरकार में हैं, लोगों को बरगलाते क्यों हैं, लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हैं? भारत सरकार को ये तुरंत चाहिए कि बिहार के हक में ये फैसला ले। लालू जी
आप या तो बिहार के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, जब उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं, तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यही चीज बार बार हम लोग सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दा आगे होना चाहिए, और जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पे पॉलिटिकल अपना अलग अलग कर रहे हैं कि अच्छा एनडीए नहीं देगी। एनडीए तो हमेशा बिहार को आगे रखी है और हमेशा बिहार के सहायता के लिए। जब कोरोना काल में भी एक स्पेशल पैकेज भी बिहार को दिया गया था, लगभग 20 लाख करोड़ का। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि देखिए ये सारा जो पॉलिटिक्स है वो उस पर नहीं होना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि क्या फ्रूटफुल हम इससे निकाल सकते हैं। और अगर हमें कोई स्पेशल पैकेज, विशेष आर्थिक सहायता मिलती है तो इसमें क्या खराबी है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब बात उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा वाले आदेश की। राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने ये मांग रखी कि यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में नियम संख्या 267 के तहत नोटिस दिया, 267। अब पहले ये समझ लीजिए कि ये नियम 267 क्या होता है। राज्यसभा की नियम पुस्तिका के नियम 267 के मुताबिक कोई भी सदस्य दिन भर के सूचीबद्ध एजेंडे को रोकते हुए सार्वजनिक महत्व के जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस प्रस्तुत कर सकता है। इस नियम का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब सभापति इस नियम के तहत किसी मुद्दे पर बहस को अनुमति देते हैं तो राज्यसभा के बाकी एजेंडा को स्थगित कर दिया जाता है। सिर्फ उसी मुद्दे पर बहस होती है जिसके लिए 267 के तहत नोटिस दिया गया है। लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर बहस से इनकार कर दिया, कहा कि यह मुद्दा 267 की योग्यताओं के अधीन नहीं आता है। लेकिन ये पहला मुद्दा नहीं है जब सभापति धनखड़ ने 267 के तहत किसी मुद्दे की सुनवाई से इनकार किया हो। साल 2023 के मॉनसून सेशन में जब राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने 267 के तहत मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बहस का आग्रह किया था, तब भी जगदीप धनखड़ ने इनकार कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उसके मुताबिक साल 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान सभापति धनखड़ ने 267 के तहत 8 बार बहस का आग्रह नकारा था। इस 8 में से एक मुद्दा भारत चीन बॉर्डर इशू का भी था। खबरों के मुताबिक राज्यसभा में आखिरी बार नियम 267 के इस्तेमाल की अनुमति साल 2016 में मिली थी, जब विपक्षी सांसदों ने नोटबंदी पर चर्चा का प्रस्ताव रखा था और तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी ने इसकी अनुमति दी थी। बहरहाल संसद की कार्यवाही इस बुलेटिन के तैयार होने तक जारी है। बाकी के अपडेट आप हमारे संसद के बुलेटिन संसद में आज में देख सकते हैं। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट में चल रही नीट यूजी की सुनवाई से। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वो सभी याचिकाकर्ता जो नीट का इम्तिहान फिर से चाहते हैं, आज शाम 5 बजे तक आधे पन्ने का ईमेल मुझे भेजें। इस ईमेल में वो अपने कारण और तर्क साफ करें कि वो फिर से परीक्षा क्यों चाहते हैं। इसके अलावा सुनवाई में सीजेआई ने आदेश दिया कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4,20,000 स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय ली जानी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाए। कमेटी उक्त सवाल का सही ऑप्शन चुनकर के 23 जुलाई दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे। सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। इन्हें एसबीआई की जगह कैनरा बैंक का पेपर बांटा गया था। अगली सुर्खी क्रिकेट से जुड़ी है। श्रीलंका दौरे के पहले टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर और हेड सिलेक्टर अजीत अगरकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गंभीर ने दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विराट रोहित ने दिखा दिया है कि वे बड़े मंच पर क्या कर सकते हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का विश्व कप। उन दोनों खिलाड़ियों में अभी बहुत क्रिकेट बचा है। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी टेस्ट सीरीज आ रही है। वे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रेरित होंगे और अगर वे अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं तो वे 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 27 जुलाई से 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलने जा रही है। T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, वहीं रोहित शर्मा वनडे टीम की बागडोर पहले की तरह ही संभालेंगे। दोनों ही सीरीज में शुभमन गिल को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।